गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने रेजिडेंशियल स्टेटस तक कर लिया था। अभी हम उसके आगे चल रहे हैं। एक क्वेश्चन आपको करने को दिया था, कुछ लोगों ने मुझे आंसर भी भेजे हैं, तो मुझे लगता है उसका डिस्कशन जरूरी है। ठीक है, तो मैं डिस्कस कर देता हूँ, एक बार देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, फटाफट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया फ्रॉम ए फॉर्मर एम्प्लॉयर इन यूके। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होगा, तो अगर आप ऐसे लॉजिकली सोचने की कोशिश करेंगे ना कि सर होना चाहिए, तो गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन। क्योंकि कानून जो है, लॉ जो है, वो लॉजिक से नहीं चलता ना। खाली लॉ में जो प्रोविजंस बनाए जाते हैं उसको उसी हिसाब से हैंडल करना होता है, राइट। तो आप चाहते हैं अगर इसमें गलती ना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले दो बातें डिसाइड करनी है। इनकम रिसीव कहाँ हुई और इनकम अराइज कहाँ हुई, ये दो बातें आपको डिसाइड करनी है। अगर आप ये डिसाइड कर लेते हैं इनकम अराइज कहाँ हुई और रिसीव कहाँ हुई, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इस पहले पॉइंट में अगर मैं बात करूं, तो सर इनकम रिसीव्ड कहाँ हुई, इंडिया में, जबकि इनकम अराइज कहाँ हुई, यूके में, राइट। अब जब हमें ये पता चल गया कि इनकम अराइज कहाँ हुई और रिसीव कहाँ हुई, तो अगर कोई भी इनकम इंडिया में मिलती है तो बिल्कुल टैक्सेबल है, चाहे आपका स्टेटस कुछ भी हो। चाहे इनकम इंडिया में कमाई गई है तो सबके लिए टैक्सेबल है, चाहे आपका स्टेटस कुछ भी हो। ठीक है, तो मिलना और कमाना दोनों में से एक काम अगर इंडिया में हुआ है तो टैक्स देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे सर रिसीव्ड इंडिया में हो रही है, तो ये अमाउंट तीनों के लिए, जब आप ओआर हो, एनओआर हो और चाहे एनआर हो, तीनों कंडीशन में ये अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल होगा। मुझे जो आंसर भेजा गया था उसमें नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं कर रखा था। तो मैं बता दूं, बिल्कुल बिल्कुल टैक्सेबल होगा। हाँ जी, क्लियर है। तो ये गलती सुधार लेना जिससे भी हुई हो। दूसरा पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट इन कनाडा। देखिए, डिपॉजिट किया इसका मतलब इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट के मामले में इनकम अराइज वहां होती है जहां पे इन्वेस्टमेंट किया है। तो इनकम अराइज कहाँ हुई, कनाडा में। अब उसमें से वन थर्ड जो है वो मिली इंडिया में, वन थर्ड रिसीव्ड इन इंडिया, और बाकी जो टू थर्ड है वो इंडिया के बाहर मिली है। तो इसका ट्रीटमेंट आपको दो पार्ट्स में करना पड़ेगा। वन थर्ड जो इंडिया में मिली वो तीनों के लिए टैक्सेबल है। बताइए, सही बोल रहा हूँ। तो 22,000 रुपए, वन थर्ड का मतलब 22,000, वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगी वो। यस, डेफिनेटली वो तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगी। बचे टू थर्ड, अब उसके लिए क्या करना है सुनिए। अराइज कहाँ हुआ, इंडिया के बाहर। मिला कहाँ, इंडिया के बाहर। तो अराइज भी बाहर, मिला भी बाहर। क्या बिजनेस इंडिया से कंट्रोल होता है, सर बिजनेस का तो मैटर ही नहीं है, ये तो इन्वेस्टमेंट का मैटर है। तो ये जो बाकी के 44,000 है, ये सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होंगे। बोलो, बात समझ में आ गई पॉइंट नंबर 2 में। तो सोचिए, अगर इन क्वेश्चंस में अगर आपकी गलती हो रही है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना काम फाइनल में। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस इन मुंबई। बिजनेस कहाँ हो रहा है, मुंबई में हो रहा है। सर अभी कैमरा ऑफ कर लीजिए आपका, बेटा कैमरा आपका ऑफ कर लो। ठीक है, यस। तो बिजनेस कहाँ हो रहा है बेटा, मुंबई में। बिजनेस मुंबई में होने का मतलब ही क्या हुआ, बिजनेस मुंबई में होने का मतलब ही क्या हुआ कि इनकम अराइज इन मुंबई है। ठीक है, रिसीव के बारे में कोई जानकारी नहीं है, रिसीव के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर इनकम कहाँ रिसीव हुई इसका कुछ नहीं दे रखा, तो जहां इनकम कमाई जाती है वहीं रिसीव भी होती है, ये एजम्पशन आप लेके चलते हैं। ठीक है, अब इस केस में तो कुछ सोचना ही नहीं है सर। जब मुंबई में कमाया तो चाहे कोई भी हो, टैक्स तो देना पड़ेगा। तो ओ आर, एन ओ आर और एन आर, तीनों सिचुएशन में आपको टैक्स देना है। एक बार बता दीजिए 3 पॉइंट तक, कोई डाउट किसी को? 3 पॉइंट तक कोई डाउट है तो बोल दीजिए। आपने जो क्वेश्चन किया था क्या वो सही था, अगर नहीं था तो क्या आपको अपनी गलती पकड़ में आ गई, इतना बता दीजिए। क्योंकि हमारे इस कोर्स का पर्पज ही यही है
कि गलतियों को हटाना, दूर करना। नेक्स्ट, प्रॉफिट फ्रॉम द ईयर 1819 फ्रॉम ए बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया, इनकम टैक्स पेड इन ऑस्ट्रेलिया और रेमिटेड टू इंडिया। ये हो गए पास्ट ईयर के प्रॉफिट जो कि आप इंडिया में लेके आ रहे हैं। हमने स्पेशली लिखवाया था ये पॉइंट कि अगर पास्ट ईयर के प्रॉफिट आप इंडिया में लेके आते हैं तो उस पर कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा। तो ये तीनों के लिए ही टैक्सेबल नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट सुनिए, इनकम फ्रॉम ए प्रॉपर्टी इन इंडिया बट रिसीव्ड इन यूके। प्रॉपर्टी कहाँ है? इंडिया में। प्रॉपर्टी के मामले में इनकम अराइज कहाँ होती है? ये बताया हुआ था आपको कि जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड होती है इनकम अराइज वहीं होती है। अब इस केस में प्रॉपर्टी इंडिया में है तो इनकम अराइज भी कहाँ हुई है? इंडिया में। जब इनकम अराइज इंडिया में हुई है तो रिसीव से हमें मतलब ही नहीं है, ये तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं सर, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन मलेशिया। मलेशिया में प्रॉपर्टी होने का मतलब इनकम अराइज कहाँ हुई? मलेशिया में। बट रिसीव्ड इन दिल्ली, तो मिल गई कहाँ? दिल्ली में। और हमें तो ये पढ़ा हुआ है सर, हमारा तो ये पढ़ा हुआ है कि चाहे रिसीव हो जाए और चाहे मिल जाए, एक काम इंडिया में हो गया तो तीनों को टैक्स देना ही पड़ेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो तीनों कॉलम में जोड़ देंगे आप। ओके, नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन यूके। प्रॉपर्टी कहाँ है इस बार? यूके में है। और रिसीव्ड कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। तो सोचिए, मिली बाहर, कमाई बाहर, और आप क्या है? आप ऑर्डिनरी है, नॉन ऑर्डिनरी है, नॉन रेजिडेंट है। बिजनेस की बात है नहीं जो कि कंट्रोल फ्रॉम इंडिया हो, तो इसलिए ये इनकम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए टैक्सेबल हो जाएगी? ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए। बोलिए, क्लियर है पॉइंट? लास्ट पॉइंट, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन नाइजीरिया। नाइजीरिया में होने का मतलब इंडिया के बाहर कमाया, ठीक है। कंट्रोल फ्रॉम यूएसए, मतलब बाहर से ही कंट्रोल होता है। और रिसीव्ड के बारे में जानकारी है नहीं, तो जैसा मैंने कहा, अगर रिसीव के बारे में जानकारी नहीं है तो जहां पे कमाते हैं वहीं पे रिसीव भी होता है, ठीक है। तो फिर रिसीव भी नाइजीरिया में हो इसका मतलब, तो सर कमाया नाइजीरिया में, रिसीव नाइजीरिया में हुआ, कंट्रोल यूएसए से होता है, तो इंडिया से तो कोई मतलब ही नहीं है ना। फिर भी एज वी नो कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट को तो हर हालत में टैक्स देना ही देना है। तो ये रहेगा टैक्सेशन। बताइए जी, कोई डाउट किसी को यहाँ पे है तो बोलिए। कोई डाउट है तो बोलिए। नहीं है? एक बार ऑर्डिनरी रेजिडेंट का टोटल बता देंगे कितना हो रहा है? ऑर्डिनरी रेजिडेंट का टोटल बता देंगे कितना हो रहा है? ऑर्डिनरी रेजिडेंट का 20,92,000 बता रहे हैं राज। कृष्णा चेक करना एक बार आंसर आपका। 20,92 बिल्कुल करेक्ट जवाब है ये। 20,92,000 बिल्कुल करेक्ट जवाब है, तो मैच कर लीजिए भाई। बेसिकली ऑर्डिनरी के लिए तो सारे ही जोड़ने होते हैं, सिर्फ ये पास्ट ईयर छोड़ के सब जोड़ दो। चलिए, नॉन ऑर्डिनरी के लिए भी बता दीजिए एक बार। नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए कितना आ रहा है? 11,92,000 बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई इशू नहीं है। और नॉन रेजिडेंट के लिए भी बता दीजिए। नॉन रेजिडेंट के लिए भी बता दीजिए। सेम है, ऐसी तो कोई इनकम मिली नहीं ना, ऐसी तो कोई इनकम मिली नहीं जो नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी के लिए हो और नॉन रेजिडेंट के लिए ना हो। सॉरी, बताइए एक बार, क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, नो डाउट कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो। चले आगे। ओके, आगे समझिए सर। आगे हम जो पढ़ने वाले हैं ना, ये है
यही एक मेन एरिया है, हम जो आगे पढ़ने वाले हैं अभी, यही बेटा एक मेन एरिया है जहां से अकाउंट्स और इनकम टैक्स अलग हो जाते हैं। देखिए थोड़ा बेसिक समझिए इसका। अकाउंटेंट में और टैक्स प्रोफेशनल में फ़र्क क्या है? सर अकाउंटेंट जो है वो अकाउंटिंग करता है एज पर अकाउंटिंग रूल्स। अकाउंटेंट अकाउंटिंग करता है एज पर अकाउंटिंग रूल्स, राइट? ठीक है, तो वो तो उसके हिसाब से चलेगा, उसके हिसाब से सारी इनकम क्रेडिट साइड में, सारे खर्चे डेबिट साइड में। अब वो इनकम कैसी है, किस तरीके से कमाई है, उसको कोई मतलब नहीं है, ओके, वो तो उसमें चार्ज कर देता है। पर इनकम टैक्स का सेक्शन 14 जो है वो हमें कहता है कि नहीं जी, आप इनकम को 5 हिस्सों में बांटो। तो 5 हेड्स के नाम से वो हमें 5 कैटेगरी बना देता है और बोलता है कि जो भी इनकम आप कमा रहे हो उसको इस 5 हिस्सों में बांटो। ठीक है, तो वहीं से सेपरेट हो जाता है। अकाउंटेंट चल रहा है एक रास्ते, वो सारी इनकम एक जगह, सारे खर्चे एक जगह लिख रहा है, जबकि जो प्रोफेशनल है वो चल रहा है 5 जगह, वो सारे इनकम को 5 कैटेगरी में बांट के लिख रहा है और उनके खर्चों को भी अकॉर्डिंगली बांट रहा है। ठीक है, तो उन्हीं में से पहला हेड पढ़ने जा रहे हैं हम, सैलरी। ठीक है, सैलरी को अपन बिल्कुल ओवरव्यू के रूप में लेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्या है। देखो ठीक है, सैलरी मतलब क्या, कोई इनकम कौन से हेड में आएगी। आप में से काफी लोगों ने इसका रट्टा मार रखा होगा कि सर ये इनकम इसमें आती है, ये इसमें आती है, ये इसमें आती है। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके पूछ लेता हूँ आपसे। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ वंस स्मार्ट क्लासेज, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ वंस स्मार्ट क्लासेज के अंदर, बताइए मेरी कौन सी इनकम है? आपसे जो मैं फीस ले रहा हूँ वो मेरी कौन सी इनकम है? जल्दी बोलिए। वंस स्मार्ट क्लासेज में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी कौन सी इनकम है? बीएनपी, प्रोफेशनल, और बोलिए। क्या लगता है कौन सी इनकम है मेरी? यहीं से देखो, यहीं से माइंडसेट बनना तैयार होता है। तो सुनिए, आप कहेंगे कि सर हम ऐसे नहीं बता सकते कि आपकी कौन सी इनकम है। पहले आप हमें यह बताइए कि आप किस कंडीशन के ऊपर पढ़ा रहे हैं। अगर आप ऐसे कोई भी जवाब देंगे वो गलत है। ठीक है, आपको मेरी कंडीशन, मेरी सिचुएशन पता होनी चाहिए कि मैं किस हिसाब से यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मेरे टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। अगर मैं ये कहता हूँ कि सर मैं तो, मेरे को तो फिक्स पैसा मिलता है, मैं तो जो सर बोलते हैं वो क्लास ले लेता हूँ, ठीक है, तो इट बिकम्स सैलरी फॉर मी, ये मेरे लिए क्या बन जाती है? सैलरी बन जाती है कि सर मैं तो फिक्स क्लास लेता हूँ, मुझे तो महीने का फिक्स पैसा मिलता है, बच्चे कम हैं ज़्यादा है वो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये मेरे लिए सैलरी बन जाती है। ठीक है, दूसरा कि इंस्टीट्यूट ही मेरा है, भाई मैं तो इंस्टीट्यूट का मालिक हूँ, तो ये मेरे लिए बीएनपी इनकम बन जाती है। समझ रहे हैं? तीसरा, सर मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ, मैं तो प्रैक्टिस करता हूँ, ये तो स्पेशली मैंने आपके लिए एक क्लास ले ली, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चे डिमांड कर रहे थे तो मैंने एक क्लास ले ली, तो ये मेरे लिए अदर सोर्स बन जाती है। समझ रहे हैं बात को? सेम चीज है, पर सरकमस्टांसेस की वजह से वो सैलरी में, बीएनपी में और अदर सोर्स में, तीनों में कवर हो सकती है। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा, आप पूछेंगे भैया एक बार बताना तुम्हारे टर्म्स क्या है, तुम्हें पैसा कैसे मिलता है, तुम वहाँ पे कौन हो, इस तरीके से तब आप जवाब दे पाएंगे सही। वरना गलत हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है पॉइंट? यस, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। अब सवाल आया कि सर हमें कैसे पहचाने, कोई बेसिक फंडा, कोई फॉर्मूला है क्या? देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये बिल्कुल जजमेंट वाली बात है। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं, यस बिल्कुल बिल्कुल, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप क्या सर, अभी बताते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप क्या। सुनिए, अगर हम कहीं पे काम कर रहे हैं और वहां पे पैसे देने वाला, पैसे देने वाला हमारा बॉस है, एम्प्लॉयर है, और पैसे लेने वाला सर्वेंट या एम्प्लॉय है, तब तो उन दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा और वरना नहीं होगा। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तब तो इनकम सैलरी में आएगी, वरना नहीं आएगी, बस इतना सा ध्यान रखना है। सैलरी में इनकम कब आएगी? जब सैलरी देने वाले में और लेने वाले में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो। बोलो, क्लियर है पॉइंट?
यस। नाउ अगर ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाता है ना, तो बहुत सी बातें आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी। जैसे सर एक पार्टनरशिप फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर को रेम्युनरेशन मिलता है। अब देने वाला कौन? वैसे तो पार्टनर ही है, ठीक है। लेने वाला कौन? पार्टनर ही है, ठीक है। तो देने वाला पार्टनर, लेने वाला भी पार्टनर। तो इसलिए पार्टनरशिप फॉर्म से जो रेम्युनरेशन पार्टनर को मिलता है वो यहाँ पे कवर नहीं होता है, वो कहाँ चला जाता है? बीएनपी में चला जाता है, ठीक है। पार्टनर को जो सैलरी मिलती है वो बीएनपी में चली जाती है, क्योंकि देने वाले और लेने वाले के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट सुनिए, सर कोई एमएलए है, ठीक है, एमएलए और एमपी है, इनको भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पैसा देती है मंथली, तो क्या वो भी इनकी सैलरी है? बताइए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ देता है तो वो तो सैलरी है, पर एमएलए एमपी को गवर्नमेंट जो देती है क्या वो सैलरी है? तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि एमएलए और एमपी किसी के सर्वेंट नहीं होते हैं, दीज आर रिप्रेजेंटेटिव। वो क्या है? हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए उनको मिलने वाला पैसा सैलरी में नहीं जाता है। बोलो, क्लियर है पॉइंट? ओके। तो यहाँ पे मैंने कुछ एक्सेप्शन लिखे हैं, एमएलए एमपी, पार्टनर रेम्युनरेशन, डायरेक्टर की सैलरी, तो ऐसे बहुत सारे लिखे हैं, वो आप देख लेना। हाँ जी, देखो एमएलए एमपी की सैलरी अदर सोर्स में चली जाती है, पार्टनर की सैलरी बीएनपी में चली जाती है। इसमें भी देखो आपको बिल्कुल लॉजिकली सोचना है। सर एमएलए है, हमारा नौकर नहीं है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, फर्स्ट पॉइंट, इसलिए सैलरी में तो नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट, क्या नेतागिरी करना उसका बिजनेस है? आंसर इज नो, वो भी नहीं है सर, तो इसलिए वो बीएनपी में भी नहीं आएगा। फिर बचा क्या? अदर सोर्स, तो इस हिसाब से अदर सोर्स में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे आ जाइए सर। सरेंडर ऑफ सैलरी, सरेंडर ऑफ सैलरी का मतलब क्या है? सरेंडर ऑफ सैलरी का मतलब है कि सर अगर आप कोई इनकम कमाते हैं, कुछ सैलरी कमाते हैं, पर वो सैलरी लेने से पहले ही आप क्या कहते हैं गवर्नमेंट को कि सर आप रख लो, मुझे नहीं चाहिए, गरीबों में बांट देना, मुझे नहीं चाहिए। तो अगर ऐसा आपने किया तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ओके। बट ध्यान रहे, आपने एक बार सैलरी ले ली और उसके बाद गरीबों में बांट दी तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि वो अराइज हो गई, उसके बाद आप जो करे जो ना करे वो आपकी इच्छा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बोलो, आगे बात समझ में? तो मतलब ड्यू होने से पहले हमने सरेंडर कर दिया तो टैक्सेबल नहीं है, बाद में सरेंडर किया या बाद में बांटा तो टैक्सेबल है। बोलिएगा एक बार, क्लियर है यहाँ पे? अब ये बड़े बड़े चैप्टर है, सैलरी हो गया, बीएनपी हो गया, तो आप जितना जल्दी रिप्लाई करेंगे ना उतना फास्ट अपन चल पाएंगे। नेक्स्ट आ जाइए सर, प्लेस ऑफ अक्रूवल। प्लेस ऑफ अक्रूवल के केस में मैंने कल ही आपको बताया था कि सैलरी वहां पे अक्रू होती है जहां पे आप सर्विस देते हैं, जहां पे आप काम करते हैं वहां पे सैलरी अक्रू होती है, ओके डन। आगे बढ़िए। बेसिस ऑफ चार्ज, सर सैलरी की इनकम पे टैक्स कब लगता है? कई बार ऐसा होता है कि हमने सैलरी कमा ली पर मिली नहीं है, ठीक है। कई बार हम एडवांस ले लेते हैं, ठीक है। कई बार मंथली सिस्टम चलता रहता है, तो हमें टैक्स कब भरना है? तो उसके लिए बोला गया ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। ड्यू होने का मतलब है कि आपने सैलरी कमा ली, आपने काम कर दिया, आपका पैसा बनता है, और रिसिप्ट होने का मतलब एक्चुअल रिसिप्ट से है। तो दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा उस दिन टैक्स देने के लिए तो आप लायबल हो जाएंगे, पैसा चाहे बाद में मिले। बोलिए, क्लियर है? बोलिए भाई, क्लियर है क्या? ओके। नेक्स्ट है सर, सैलरी ड्यू कब होती है? तो सर ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसमें से एक क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है? सर प्राइवेट एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है वो महीने के आखिरी दिन ड्यू होती है, इसलिए उसका जो हम पीरियड भी लेते हैं वो अप्रैल से लेकर मार्च लेते हैं, क्योंकि अप्रैल की सैलरी अप्रैल में ड्यू हो जाती है, मई की मई में और जून की जून में। तो इस हिसाब से पूरे 12 महीने की सैलरी पूरे 12 महीने में ही ड्यू हो जाती है। तो चाहे पैसा बाद में क्यों ना मिले, हम तो टैक्स इसी साल ले लेंगे, ठीक है। तो ड्यू बेसिस पे हम इस साल उससे टैक्स ले लेते हैं।
पर रही बात गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है वो अगले महीने की 1 तारीख को ड्यू होती है। मतलब अप्रैल की सही सैलरी जो है वो 1 मई को ड्यू होगी, मई की सैलरी 1 जून को। ठीक है, तो इस हिसाब से जब चलता जाएगा तो खुद सोचिए आप, मार्च 22 की सैलरी ड्यू कब होगी, मार्च 22 के महीने की सैलरी ड्यू कब होगी? अप्रैल 23 में। ठीक है, ड्यू होगी उसके बाद ही मिलेगी, यस अप्रैल 23 में। तो सर अगर उसकी सैलरी अप्रैल 23 में ड्यू होगी और अप्रैल 22 में ड्यू होगी और अप्रैल 22 में ही मिलेगी, तो हमारे पीरियड से तो बाहर चला गया ना। हमारी कैलकुलेशन तो क्या थी, 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022। तो उस दौरान या तो ड्यू हुआ हो या रिसीव हुआ हो, दोनों में से एक चीज हुई हो, तो ही हम टैक्स लगा सकते हैं, राइट। तो इसलिए मार्च के महीने पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे फिलहाल टैक्स नहीं लगता है, इस साल नहीं लगेगा, अगले साल में लगेगा। तो इनका जो पीरियड होता है वो 1 मार्च से लेके फरवरी तक होता है। बोलो लॉजिक समझ में आ गया? प्राइवेट एम्प्लॉय अप्रैल टू मार्च क्योंकि महीने के आखिरी दिन ड्यू होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय मार्च टू फरवरी क्योंकि अगले महीने के पहले दिन ड्यू होता है। ठीक है, कई लोग क्या रट लेते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में मार्च से अप्रैल लेना है और नॉन गवर्नमेंट में अप्रैल से मार्च लेना है। पर क्यों लेना है? इस वजह से लेना है क्योंकि सैलरी का ड्यू होने का डेट अलग है। आगे आ जाइए सर। नेक्स्ट कह रहा है सर सैलरी ग्रेड सिस्टम बोल दो, पे स्केल बोल दो, इंक्रीमेंटल अप्रोच बोल दो, कुछ भी बोल दो कि आपको सैलरी मिलती कैसे है। तो सर हम किसी भी कंपनी में जब जॉब करेंगे तो हमारी कोई ना कोई स्टार्टिंग सैलरी होगी मंथली, बिल्कुल होगी। उस स्टार्टिंग सैलरी पे कुछ इंक्रीमेंट होगा, जैसे मान लेते हैं 1000 रुपीज इंक्रीमेंट है, तो हर साल मेरे 1000 रुपीज बढ़ जाते हैं। ठीक है, हर साल मेरे 1000 रुपीज बढ़ जाते हैं। ठीक है, और अच्छा पहले साल मुझे मिलेंगे 20,000 रुपये महीना, ध्यान रखिएगा पहले साल कितने मिलेंगे, 20,000 पर मंथ। अगले साल बताइए अगले साल कितना मिलेगा? अगर मुझे स्टार्टिंग सैलरी में 20,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं और ये पे स्केल फॉलो होता है, तो अगले साल मुझे कितना मिलेगा? यस 21,000 रुपये महीना। फिर अगले साल 22,000 रुपये महीना, फिर अगले साल 23,000 रुपये महीना, ऐसे चलता रहेगा। ओके, ओके। तो ये था एनुअल इंक्रीमेंट के साथ हमारा सैलरी सिस्टम। अब आइए आगे। सर हम जब जॉब करते हैं तो क्या हमें सिर्फ सैलरी मिलती है? नहीं जी, सैलरी नहीं मिलती, बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। हमें सैलरी मिलती है, अगर हम एक्स्ट्रा काम करेंगे तो ओवर टाइम पैसा मिलेगा, अगर हम कोई टारगेट अचीव कर लेते हैं तो हमें इंसेंटिव मिलेगा, अगर हम अच्छा काम करेंगे पूरी कंपनी कमाएगी तो हमें बोनस भी मिलेगा, कुछ हमें अलाउंसेज मिलते हैं, कुछ परक्विजिट्स मिलते हैं और कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। ओके, बताने वाली बात क्या है कि सर बोनस पे टैक्स कब लगता है? जब बोनस मिल जाता है। बाकी चीजें तो अक्रूवल बेसिस पे चलती है, पर बोनस पे टैक्स तभी लगेगा जब बोनस मिल जाएगा। ठीक है, अलाउंसेस क्या होते हैं सर? किसी खर्चे को बियर करने के लिए अगर हमें कोई पैसा मिलता है तो वो अलाउंसेस होते हैं, और ये मॉनेटरी होते हैं, मतलब आपके रहने का, खाने का, पीने का, आने का, जाने का, ये जो भी खर्चा लगने वाला है कंपनी की, तो कंपनी क्या बोलती है कि भाई हम आपको एक फिक्स अमाउंट दे देंगे। अब उसका कम लगता है ज़्यादा लगता है वो आप देखो। ठीक है, तो वो कंपनी उसके हिसाब से आपको पे करती है, दैट इज कॉल्ड अलाउंसेज, जिसको हम अलाउंसेज बोलते हैं। कुछ केस के अंदर कंपनी कहती है कि हम पैसे नहीं देंगे आपको, हम आपको वो चीज़ ही दे देंगे जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। मतलब रहना है तो घर दे देंगे, खाना के लिए खाना दे देंगे, आने जाने के लिए गाड़ी दे देंगे, ऐसा कुछ दे देंगे। तो इन दैट केस ऑल्सो हमें तो बेनिफिट हो ही रहा ना, तो वो भी हमारी इनकम में जुड़ेगा और उसे हम बोलते हैं परक्विजिट, फैसिलिटी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फैसिलिटी। ये नॉन मॉनेटरी हो सकती है, तो इस केस में हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। समझिएगा बात को, थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। भाई अलाउंस में कंपनी आपको कह रही है कि भाई हम तुमको जॉब पे रख रहे हैं और तुम्हारे खाने के लिए हम तुमको 2,000 रुपये महीने का दे रहे हैं। अब तुम खाओ ना खाओ, महंगा खाओ सस्ता खाओ, तुम्हारी टेंशन है, हम तो तुम्हें 2,000 देंगे। इन दैट केस मुझे पता है कि मेरी सीधी सीधी इनकम 2,000 की हो रही है मंथली। बोलो क्लियर है? या दूसरे केस के अंदर कंपनी बोलती है कि भाई हम तुम्हें खाना ही दे देंगे, कैंटीन में खाना खा लेना, कोई पैसा आपका नहीं लगेगा।
इन दैट केस भी मुझे फायदा तो हो रहा है, पर फायदा कितना हो रहा है ये मुझे निकालना पड़ेगा। ओके, तो ये डिफरेंस है अलाउंस में और परक्विजिट में। रिटायरमेंट बेनिफिट, मैं जब रिटायर होऊंगा, जब मैं जॉब छोड़ूंगा, तब मुझे क्या मिलेगा, वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स में आते हैं। बोलो आगे बात समझ में? ओके पूरी सैलरी की इनकम निकालने के लिए सर हमें सैलरी, बोनस, कमीशन, अलाउंसेज, परक्विजिट, रिटायरमेंट बेनिफिट सब चीज़ें निकाल लेनी है और सबका टोटल लगा लेना है। उस टोटल में से कुछ डिडक्शंस हैं, सेक्शन 16 के अंदर 3 डिडक्शंस होती है, वो 3 डिडक्शन हमें लेस करनी है, तो हमारी टैक्सेबल सैलरी निकल के आ जाएगी। ओके आगे आइए सर कमीशन जो है वो 2 टाइप के होते हैं। अब ये जन चीज़ें बहुत कम जगह मिलेगी देखने को आपको कि कमीशन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक फिक्स कमीशन जिसके अंदर हमने आपको कहा कि महीने का हम आपको 5,000 रुपये कमीशन देंगे, आपको मेहनत करनी है, ठीक है। अगर आप सेल कम करोगे तो भी 5,000 देंगे हम, और ज़्यादा करोगे तो भी 5,000 देंगे, पर आप मेहनत कीजिए। तो ये तो हो गया फिक्स कमीशन। दूसरा हम कहते हैं कि आप जितना बिजनेस लेके आओगे हम उसका 1% आपको कमीशन देंगे, तो वो हो गया परसेंटेज ऑफ टर्नओवर बेस्ड ऑन टर्नओवर, ठीक है। सर क्या इन दोनों की टैक्सेबिलिटी में कोई फर्क है? आंसर इज नो, इन दोनों की टैक्सेबिलिटी में कोई भी फर्क नहीं है। आपको चाहे ये कमीशन मिले और चाहे ये कमीशन मिले, दोनों पे ही सेम टैक्स लगने वाला है, दोनों ही आपकी इनकम में जुड़ने वाला है। तो सर फिर अलग अलग क्यों बताया आपने? अलग अलग हमने इसलिए बताया कि आगे जब हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो इनका रेफरेंस आएगा, और उस रेफरेंस में सिर्फ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर वाले कमीशन को ही कंसीडर किया जाता है, फिक्स कमीशन को कंसीडर नहीं किया जाता है। दैट्स वाई हमने दोनों को सेपरेट किया है। ओके आगे आ जाइए सर। अलाउंसेज, अलाउंसेज की बात कर लेते हैं। अलाउंसेज का मतलब किसी खर्चे को कॉम्पनसेट करने के लिए आपको पैसा मिल रहा है, उसे हम कहते हैं अलाउंसेज। अलाउंसेज में बहुत सारे अलाउंस हमें मिलते हैं, और इतने अलाउंस मिलते हैं कि आप तो नाम याद नहीं कर सकते। तो सर फिर क्या करें? अगर हम नाम याद ही नहीं कर सकते तो एग्जाम में कैसे करेंगे? तो उसका मैं आपको ट्रिक जरूर दे देता हूँ। ठीक है, वो ट्रिक क्या है ध्यान से सुनिए। देखिए कंपनी हमें अलाउंस क्यों दे रही है, उसके 3 रीजन होते हैं, 3 कैटेगरी में हम उसको बांटेंगे। अब आप बोलोगे सर फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जम्प्टेड और पार्शियली टैक्सेबल। नो, मैं ऐसा कहूंगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं बांटने वाला मैं, क्योंकि ये तो फिर रट्टाफिकेशन वाली बात होगी ना, ऐसा नहीं बांटना है। कंपनी हमको 3 तरीके के अलाउंस क्या देती है, सुनिए। पहला ऐसा अलाउंस जो हम ऑफिशियल ड्यूटी के लिए ले रहे हैं, उससे हमें कोई फायदा नहीं है, हम कंपनी से अलाउंस लेंगे और कंपनी के काम के लिए ही उसको खर्च भी कर देंगे। समझिएगा बात को, कंपनी के काम के लिए हमने पैसा कंपनी से लिया और खर्च भी कर दिया। तो बताइए क्या इसमें हमें कुछ एडिशनल मिला, हमारी जेब में कुछ गया? नहीं। याद करने का तरीका बता रहा हूं, वरना क्या होगा, आप 10 टैक्सेबल पढ़ लेंगे, 10 नॉन टैक्सेबल पढ़ लेंगे, पर नाम अगर दूसरा आ गया तो इसलिए मैं आपको परमानेंट सस्ता बता रहा हूं इसका, कि अगर कोई ऐसा अलाउंस कंपनी आपको देती है जिसका इस्तेमाल आप कंपनी के लिए ही कर देते हैं, तो वो अलाउंस आपके लिए फुल्ली एग्जम्प्टेड है। तो वो अलाउंस आपके लिए फुल्ली एग्जम्प्टेड है। फॉर एग्जाम्पल सर मैं एक सेल्समैन हूं और मुझे घर घर जाके सैंपल दिखा के माल बेचना होता है। कंपनी मुझे इस काम के लिए 2,000 रुपए का कन्वेंस देती है, कन्वेंस मतलब पेट्रोल का खर्चा देती है। बोले तुम घर घर जाओगे, पेट्रोल जलेगा, 2,000 रुपये तुम पेट्रोल के नाम के ले लो। मैंने कहा ठीक है। अब मैं 2,000 रुपये कंपनी से लेता हूँ, मार्केट करने के लिए जाता हूँ और 2,000 रुपये का तेल जल जाता है। बताइए क्या मेरी जेब में कुछ गया? आंसर इज नो, मेरी जेब में कुछ नहीं गया। तो वो 2,000 रुपये मेरी इनकम में एड ऑन नहीं होंगे, क्योंकि कंपनी से लिया, कंपनी के काम पे खर्च कर दिया, तो मेरी इनकम में उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब चाहे इसका नाम आप ट्रेवलिंग करो, चाहे इसका नाम कन्वेंस करो, चाहे इसका नाम हेल्पर करो, चाहे यूनिफॉर्म करो, चाहे कुछ भी करो, हमने ऑफिस के काम के लिए पैसा लिया और ऑफिस के काम पे खर्च कर दिया, फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्स फ्री, दैट्स इट, खत्म। समझ गए? नाम याद करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा सुनिए, पर अगर आपने इस अमाउंट में से कुछ बचा लिया तो, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने मुझे 2,000 रुपये पेट्रोल के दिए थे ना, मेरा 1,800 रुपये खर्चा हुआ, 200 रुपये बच गए, तो बताइए अब क्या ये 200 रुपये मेरे लिए टैक्सेबल है? तो आंसर इज यस, डेफिनेटली ये 200 रुपये अब मेरे लिए टैक्सेबल हो जाएंगे, क्योंकि ये मेरी जेब में जा रहे हैं। डन? तो ये ध्यान रखिएगा। कई क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या बोलेगा कि आपको मिले 2,000, खर्चा हो गया 2,500, आपको मिले 2,000, खर्चा हो गया 2,500। अब आप कंफ्यूज, अरे सॉरी ये कैसे हो सकता है? ठीक है,
अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो आने दो। हमारी कंडीशन क्या है कि जितना मिला अगर उतना टैक्स खर्च हो गया तो टैक्स नहीं लगेगा, तो बात खत्म ना। ज़्यादा लग गया तो लग गया, क्या दिक्कत है। आपको उस पर दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा कहाँ से लगा, एम्प्लॉय के पास पैसा कहाँ से आया, उसमें दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग सिर्फ आने की तरफ लगाओ, क्योंकि हम इनकम निकाल रहे हैं एम्प्लॉय की। आया कितना 2000, चला गया कितना 2500, तो बचा तो कुछ नहीं ना, और नहीं बचा तो टैक्सेबल नहीं है। सिंपल सी बात है। बोलो बात समझ में आ गई। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपने पकड़ लिया तो जितने भी टैक्स फ्री अलाउंसेज है सब याद हो गए आपको। बोलो क्लियर है। और वैसे टैक्स फ्री के नाम बता दूं मैं आपको, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, रिसर्च अलाउंस, ये मेनली टैक्स फ्री अलाउंसेज में आते हैं। बोलो क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अब कंपनी आपको ऐसे अलाउंसेज दे रहे हैं जो पर्सनल नेचर के हैं, जो आपके पर्सनल काम में आते हैं। अब भाई पर्सनल नेचर के और पर्सनल काम में आते हैं तो ये तो सीधा सीधा फायदा है हमारा, और अगर हमारा सीधा सीधा फायदा है तो हमारी इनकम में जुड़ना ही चाहिए, कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं होना चाहिए इसका। बोलो राइट। हाँ, तो सर जब कंपनी हमें पर्सनल अलाउंस देते हैं तो बेसिकली दे आर फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, पर फिर गवर्नमेंट ने बोला कि भाई कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, एक आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मेडिकल वो कहते हैं सब ज़रूरी है, एजुकेशन वो कहते हैं ज़रूरी है। तो ऐसे कुछ मुद्दे उठाए जो आपके लिए पर्सनल होते हुए भी ज़रूरी है। ठीक है, आपकी बेसिक नेसेसिटी है। तो उसमें गवर्नमेंट ने थोड़ी रिलीफ करी कि ठीक है, माना तुम्हें फ्री में मिल रहा है, पर जाओ माफ़ किया हमने भी तुम्हें। ओके। तो इस तरीके से सुनिए क्या करना है, एक टेबल दिखा रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। पहला यहाँ पे देखिए, हमें बोला गया सर फुल्ली टैक्सेबल कौन से। एक बार आप नज़र मार के देखिए, क्या इसमें सारे अलाउंस ऐसे हैं जो आपके पर्सनल हैं? क्या इसमें सारे अलाउंस ऐसे हैं जो सीधे आपको बेनिफिट कर रहे हैं, सीधे डायरेक्ट तौर पे आपको बेनिफिट कर रहे हैं? जिनका बिजनेस से कोई संबंध नहीं है, बिजनेस में खर्चा नहीं होने वाला, सब आपके पर्सनल खर्चे का आइटम है। एंटरटेनमेंट अलाउंस, फैमिली अलाउंस, सर्वेंट, ओवर टाइम, नॉन प्रैक्टिसिंग, वार्डनशिप, टिफिन, प्रोजेक्ट, मेडिकल, सीसीए, डीए, सब आपके फायदे के हैं। तो सब आपके अगर फायदे के हैं तो आपके इनकम में तो जुड़ना चाहिए ना, फिर तो जोड़ दीजिए, खत्म। ठीक है, तो ये बस इतना सा ध्यान रखना है, काम हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए। अब इन खर्चों को एक बार नजर डालिए, इन अलाउंसेज पे। क्या ये सारे अलाउंसेज ऐसे हैं जो ऑफिशियली काम में आ रहे हैं? डेली मतलब डेली का जो चाय पानी है, रिफ्रेशमेंट जरूरी है, ठीक है, काम अच्छा करने के लिए। कन्वेंस जरूरी है। हेल्पर, हेल्पर अब देखो नाम, मैं इसको एक एग्जांपल देता हूँ कि एग्जाम कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो जाता है। आप याद करके चले गए हेल्पर अलाउंस टैक्स फ्री, पढ़ गए, हेल्पर अलाउंस टैक्स फ्री, ऐसा आप पढ़ के चले गए। अब एग्जाम में आता है असिस्टेंट अलाउंस, बताइए क्या करेंगे आप? एग्जाम में आता है असिस्टेंट अलाउंस। बोलो भाई क्या करेंगे आप? टैक्स फ्री करेंगे ना। हाँ, तो हेल्पर बोलिए, असिस्टेंट बोलिए, बात तो एक ही है, राइट। नाउ एकेडमिक, एकेडमिक अलाउंस आपकी पढ़ाई के लिए। कंपनी आपको कोई फर्दर कोर्स करवाती है जिससे आप में वैल्यू एडिशन हो, तो कंपनी अपने फायदे के लिए करवा रही है ना, तो ये भी आपके लिए फ्री हो जाएगा। तो ये सारे अलाउंसेज वो अलाउंसेज हैं जो कहीं ना कहीं कंपनी को बेनिफिट देते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सब आपके लिए क्या है, एग्जम्प्टेड है। बस शर्त एक ही है कि आप इनको खर्च कर दें। अगर आपने इसमें से कुछ सेविंग कर ली तो जितना आपने सेव किया वो अमाउंट आपके लिए वापस टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, नाउ बोलिए कोई डाउट किसी को यहाँ पे? नहीं है, चलिए आगे आइए। पार्शली टैक्सेबल, पार्शली टैक्सेबल का क्या लॉजिक बताया मैंने आपको कि ये सारे अलाउंस पर्सनल है, ध्यान से देखिए, ये सारे अलाउंस पर्सनल है जो कि आपको सीधे तौर पे मिल रहे हैं, पर क्योंकि ये नेसेसिटी या मजबूरी वाली बात है, या तो ऐसे अलाउंसेज हैं जो नेसेसिटी है, गवर्नमेंट चाहती है कि आप वो काम करें, और या फिर ऐसे अलाउंसेज हैं जिसमें मजबूरी है, आप कुछ कर नहीं सकते।
उन दोनों को गवर्नमेंट ने कुछ हद तक टैक्स फ्री किया है। ठीक है, ओके। थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए मैं आपको एक बात और पूछना चाहूंगा। हमें ये जो अमाउंट दे रखे होते हैं 100 रुपए, 300 रुपए, 200 रुपए, ये टैक्सेबल अलाउंस है या टैक्स फ्री अलाउंस है? इतना टैक्स फ्री है या इतना टैक्सेबल है? बताइए जी। इतना टैक्स फ्री है, तो टैक्स फ्री क्यों दिया हमें, टैक्सेबल क्यों नहीं दिया डायरेक्टली? बताओ जी। हमें टैक्स फ्री क्यों लिख के दिया? फिक्स एक्सपेंसेस पता नहीं होता, ओके। फ्री टू स्पेंड, ओके, ऑन हायर वैल्यू, ओके। देखिए मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ ना। मैं भी पता नहीं आपने कभी नोट किया नहीं किया। एक मिनट, थोड़ा सा देखो, टाइम एक्स्ट्रा लगेगा तो लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। जल्दबाजी मत कीजिएगा, मुझे अगर 2 क्लास एक्स्ट्रा भी लग रही है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, मैं लेने को तैयार हूँ। चीज़ समझ में आनी चाहिए। देखो समझना बात से, ये कौन है? ये एम्प्लॉय है, ठीक है। ये कौन है? एम्प्लॉय है। ये कौन है? सर ये कंपनी है, ओके। अब कंपनी अपने एम्प्लॉय को पे करती है, कंपनी अपने एम्प्लॉय को पे करती है, ठीक है। यहां पे है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये इस एम्प्लॉय से टैक्स चार्ज करता है। बोलो सही है? अब एक बात बताइए मुझे, क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंपनी को ये कह सकता है कि तुम एम्प्लॉय को इससे ज्यादा पेमेंट नहीं दोगे, 100 रुपए से ज्यादा नहीं दोगे, 200 से ज्यादा नहीं दोगे, 500 से ज्यादा नहीं दोगे, ऐसा बोल सकता है क्या? बताइए। क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंपनी को बोल सकता है कि आप अपने एम्प्लॉय को इससे ज्यादा पेमेंट नहीं करेंगे, पर्टिकुलर कोई भी अमाउंट किसी भी बारे में? जैसे अपन कहते हैं ना, एजुकेशन अलाउंस 100 रुपये पर मंथ, हॉस्टल अलाउंस 300 रुपये पर मंथ, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 800 रुपये, 1600 रुपये पर मंथ, ऐसे बोलते हैं अपन। तो क्या डिपार्टमेंट कंपनी को कह सकता है कि भाई आप इससे ज्यादा पेमेंट नहीं करेंगे? आंसर इज नो। डिपार्टमेंट कंपनी को थोड़ी बोलेगा। कंपनी क्या देती क्या लेती, ये दोनों के बीच की टर्म्स एंड कंडीशन है, इससे डिपार्टमेंट को कोई मतलब नहीं है। समझ गए बात को? दूसरा पॉइंट समझिए, एम्प्लॉय को कितना टैक्स देना है ये डिपार्टमेंट बताएगा। क्या कंपनी डिपार्टमेंट को बोल सकती है कि सर इस पे टैक्स लो और इस पे मत लो? क्या कंपनी डिपार्टमेंट को बोल सकती है कि इस चीज पे टैक्स ले लो और इस पे मत लो? नहीं, बिल्कुल नहीं बोल सकती। तो लॉजिक थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो यहाँ से यहाँ का जो ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, यहाँ से आ रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ जा रहा है, ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है, ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन क्या है? ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमेशा दे रखा होगा। बोलो हाँ या ना? यही तो क्वेश्चन है हमारा, कंपनी एम्प्लॉय को क्या दे रही है, यही तो क्वेश्चन है, और ये हमेशा हमें दे रखा होगा। इनकम टैक्स के हिसाब से उस पे क्या टैक्सेबल है और क्या नहीं है, ये हमारा आंसर है जो हमें बताना है। ये हमारा आंसर है। समझ पा रहे हैं? इस पूरे सीक्वेंस के अंदर आधा हिस्सा हमारा क्वेश्चन है और ये आधा हिस्सा हमारा आंसर है। क्वेश्चन पे हमें दिमाग लगाना नहीं है क्योंकि वो तो दे रखा होगा। तो कंपनी आपको क्या देती क्या नहीं देती वो दे रखा होगा। किस पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आंसर है। आई बात समझ में? ओके, नाउ पॉइंट ये था कि सर कंपनी को गवर्नमेंट ये क्यों कहती है इतना टैक्स फ्री, गवर्नमेंट ये क्यों नहीं कहती कि इतना टैक्सेबल? तो सुनिए सर, हो सकता है कंपनी एक पर्सन को 1000 रुपये पर मंथ दे रही हो और दूसरे पर्सन को 10,000 रुपये पर मंथ दे रही हो, सेम चीज। पॉसिबल है क्या?
सेम आइटम का पेमेंट कंपनी एक एम्प्लॉय को 1000 रुपये पर मंथ करती है और दूसरे एम्प्लॉय को 10,000 रुपये पर मंथ करती है। ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है सर, 100% पॉसिबल है, राइट। तो भाई नॉर्मल एम्प्लॉय है जिसका जो मैनेजर है उसको 1000 रुपये दे रहे हैं, कोई चीफ मैनेजर है उसको 10,000 रुपये दे रहे हैं, पॉसिबल है। बिल्कुल। अब अगर गवर्नमेंट ऐसे कहती, सुनिएगा, अगर गवर्नमेंट ऐसे कहती कि भैया 1000 रुपये टैक्सेबल है, 1000 रुपये पर मंथ टैक्सेबल है, तो बेचारे को जिसको 1000 ही मिल रहा है उसको तो फुल्ली टैक्सेबल हो गया क्या? अगर गवर्नमेंट ये कहती कि 1000 रुपये पर मंथ पे टैक्स लगेगा, तो जिसको 1000 ही मिल रहा है उसके लिए तो फुल्ली टैक्सेबल हो गया, और जिसको 10,000 मिल रहा है उसके लिए 1000 तो टैक्सेबल हो गया, 9,000 टैक्स फ्री हो गया। तो क्या अनड्यू एडवांटेज मिल गया इसको? यस। तो इक्वलिटी नहीं आ पा रही, तो गवर्नमेंट ने ऐसे नहीं कहा, गवर्नमेंट ने क्या बोला, 1000 रुपये टैक्स फ्री है, तो जिसको 1000 मिला उसके लिए भी 1000 टैक्स फ्री, जिसको 10,000 मिला उसके लिए भी 1000 टैक्स फ्री, 9,000 टैक्सेबल। तो बताइए इक्वालिटी आ गई। यस, दैट्स वाई हमेशा टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पे बताएगा, टैक्स फ्री अमाउंट बताया गया अलाउंसेस के अंदर से, टैक्सेबल नहीं बताया है। बोलो क्लियर है पॉइंट? ओके। तो सुनिए यहाँ पे क्या है सर, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अगर आपको मिलता है तो 100 रुपये पर मंथ 2 चाइल्ड के लिए टैक्स फ्री है, पर ध्यान रहे फिक्स 100 रुपये नहीं होते हैं, अप टू 100 होते हैं, मतलब अगर 80 रुपये मिल रहे हैं तो 80 ही टैक्स फ्री होंगे, 100 नहीं होंगे, ठीक है। हॉस्टल अलाउंस 300 रुपये पर मंथ 2 बच्चों के लिए टैक्स फ्री होता है, ठीक है। ट्राइबल एरिया अलाउंस 200 रुपये पर मंथ के लिए एग्जम्प्ट होता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो नॉर्मल पर्सन्स हैं अट्टे कट्टे उसके लिए तो फुल्ली टैक्सेबल है, और जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए 3200 रुपये 3200 पर मंथ तक एग्जम्प्ट है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे और बता दूं, कन्वेंस अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये तीनों अलाउंस ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, और आप इसका ट्रीटमेंट भी गड़बड़ कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा तीनों में डिफरेंस क्या है। देखिए अगर आप इंट्रा सिटी एक शहर में ही बीच एक शहर के अंदर ही घूम रहे हैं और उसके लिए आपको पेट्रोल का पैसा मिल रहा है तो दैट इज कॉल्ड कन्वेंस अलाउंस, ठीक है। अगर आप इंटर सिटी घूम रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर घूम रहे हैं और उसके लिए पेट्रोल का पैसा मिल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रेवलिंग अलाउंस। और अगर आप घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जा रहे हैं उसके लिए पैसा मिल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है। तो तीनों में डिफरेंस जान लीजिए। तो ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आने जाने का जो खर्चा है वो आम आदमी के लिए फुल्ली टैक्सेबल है, बट अगर कोई हैंडीकैप्ड है तो 3200 पर मंथ के लिए एग्जम्प्ट हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस, देखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस अलग है और ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस अलग है। ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस उन लोगों को मिलता है जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज में काम करते हैं, जैसे जो ड्राइवर हो गए, कंडक्टर हो गए, उस तरीके के जो लोग हैं ये उनको मिलता है। तो जितना अलाउंस उनको मिलेगा ट्रांसपोर्ट ड्यूटी उसका 70% या 10,000 रुपये महीना, दोनों में जो भी कम हो, ठीक है, ओके। अंडरग्राउंड अलाउंस, अगर आप जमीन के नीचे काम करते हैं, जैसे कोयल माइंस में काम करते हैं, डायमंड माइंस में काम करते हैं, मार्बल माइंस में काम करते हैं, माइंस में काम करते हैं, तो 800 रुपये पर मंथ तक अंडरग्राउंड अलाउंस आपके लिए एग्जम्प्ट रहेगा। उससे ऊपर मिल रहा है तो टैक्सेबल रहेगा, ओके। इसको माइंस अलाउंस भी बोलते हैं, ठीक है, इसको माइंस अलाउंस भी बोलते हैं। बताइए जी, यहां तक कोई डाउट किसी को टाइप ऑफ अलाउंसेज में? ठीक है। अब इन्हीं अलाउंसेस के बीच में एक अलाउंस बच जाता है हमारा, और वो है ये HRA, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस क्या है पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर आपके पास रहने को घर नहीं है और कंपनी आपको कहती है कि भैया किराए का घर ले लो, हम तुमको मंथली कुछ पेमेंट कर देंगे, ठीक है, उस किराए को कॉम्पनसेट करने के लिए, तो उसे क्या बोला गया है, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, HRA। तो कुल मिला के इन शॉर्ट क्या बोलेंगे हम, अगर रहने के घर के किराए के लिए हमें कुछ अलाउंस मिल रहा है तो दैट इज कॉल्ड HRA, हाउस रेंट अलाउंस। अब सर ये हाउस रेंट अलाउंस कितना टैक्सेबल और कितना टैक्स फ्री है,
तो देखिए ये बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है। आप कौन से शहर में रहते हैं इस पे डिपेंड करता है, आपकी सैलरी कितनी है इस पे डिपेंड करता है, आप कितना भाड़ा चुकाते हैं उस पे डिपेंड करता है, ठीक है, इन सब बातों पे डिपेंड करता है। तो इसलिए इसकी कैलकुलेशन आसान नहीं है, इसमें आपको 3 पॉइंट कैलकुलेट करने होंगे। पहला पॉइंट, एक्चुअल एचआरए रिसीव, आपको कंपनी की तरफ से वास्तव में कितना एचआरए मिल रहा है। दूसरा पॉइंट होगा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, जितना भाड़ा आप चुका रहे हैं उसमें से 10% ऑफ सैलरी कम कर लीजिए, ठीक है, तो जो बचेगा वो अमाउंट लिख लीजिए। और तीसरा 40% ऑफ सैलरी, सैलरी का 40% लिख लीजिए। आप कहेंगे सर यहाँ तो 50 भी लिखा है, 50 आपको सिर्फ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के केस में लेना है। अगर आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में जॉब करते हैं तो आप 50% ऑफ सैलरी लीजिएगा, वरना 40% ऑफ सैलरी ही लेना है। तो ये 3 पॉइंट आपको कैलकुलेट करने ही करने हैं, और तीनों पॉइंट में जो सबसे कम होगा वो अमाउंट आपके लिए टैक्स फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो कितना टैक्स फ्री होगा ये जानने के लिए इन तीनों पॉइंट को सॉल्व करना है। बोलिए, बात समझ में आ गई? ओके, सैलरी का मतलब यहाँ पे बेसिक सैलरी, डीए कंडीशनल और कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर होता है। डीए कंडीशनल होने का मतलब क्या है सर? जो डीए है वो इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट ऑफ रिटायरमेंट होना चाहिए। अगर रिटायरमेंट बेनिफिट के हिसाब से डीए मिल रहा है, या डीए जो है रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बन रहा है, तब तो वो कंडीशनल है, वरना कंडीशनल नहीं है। बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? बोलिए भाई, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलिए। नहीं है? चलिए फिर चलते हैं आगे, परक्यूजिट्स। अब देखो परक्यूजिट बहुत सारे हैं, अगर अपन पढ़ने बैठ जाएंगे इन सबको तो 2 दिन इसी में लग जाएंगे, ठीक है। तो मैं परक्यूजिट्स को पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए परक्यूजिट्स बहुत सारे दे रखे हैं हमारी बुक के अंदर, पर आपको क्या करना होता है, इसको पढ़ने का सही तरीका क्या है वो समझिए। एक आम आदमी की तरह आपको सिर्फ इतना सोचना है, एक आम आदमी की तरह आपको सिर्फ इतना सोचना है कि अगर कोई पर्सन मेरे लिए फ्री में कुछ कर रहा है, मतलब काम मेरा करके दे रहा है और मेरे से पैसे नहीं ले रहा है, तो मुझे कितना फायदा हुआ। कि वही काम अगर मैं खुद करवाता या करता तो मुझे कितना पैसा देना पड़ता। बोलो सही है क्या? अगर आपको मैं कहूँ कि मैं आपके लिए फ्री क्लास दे दूंगा तो आपको कितना फायदा हुआ, ये निकालने के लिए आप क्या बोलेंगे कि अगर यही क्लास मुझे परचेज करनी पड़ती, यही क्लास अगर मुझे परचेज करनी पड़ती तो कितने पैसे लगते हैं, राइट? वो आपका फायदा है। अब बताओ, ये निकालने में भी कोई रूल होता है क्या? अगर आपको अपना फायदा निकालना हो तो क्या उसके लिए भी कोई रूल पढ़ना पड़ेगा? नहीं, सिंपल सी बात है, ऐसे भी तो बता सकते हो कॉमन सेंस से। चलो मैं एक दो एग्जांपल देके पूछता हूँ। मैंने आपको कहा कि भाई ये मार्कर आप रख लो, अब ये डिजिटल मार्कर है, 5,000 रुपये का आता है मार्केट में, और मैंने कहा आप रख लो, बताओ जी कितना फायदा हुआ आपको? जल्दी बोलिए, कितना फायदा हुआ? 5,000 का हो गया, ठीक है। मैं आपको कहता हूँ कि भैया ये जो क्लासेज है मैं आपको फ्री में दे दूंगा, वैसे फीस जो है 3,000 रुपये है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ये क्लास मैं आपको फ्री में दे दूंगा, रेट तो वैसे 3,000 रुपये है, तो कितना फायदा हुआ आपको? 3,000 का हुआ, ठीक है। मैं आपको कहता हूँ कि सर नोट्स के चार्जेज है 300 रुपये, पर आपको तो मैं 100 रुपये में दे दूंगा। ध्यान से सुनिएगा, नोट्स के चार्जेज है 300 रुपये, पर मैं आपको 100 रुपये में दे दूंगा। तो बताइए कितना फायदा हुआ आपको? 2,000 रुपये। सिंपल सी बात है ना, 200, सॉरी, हाँ, सिंपल सी बात है। तो यही वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं अपन? वैल्यू ऑफ परक्विजिट। उस सुविधा का क्या मूल्य है, वो सुविधा हमें कितना बेनिफिट पहुंचा रही है। समझ रहे हैं बात को? तो अगर ये पॉइंट आपने पकड़ लिया तो आधी फैसिलिटी तो ऐसे ही याद हो गई आपके, ठीक है, आधी फैसिलिटी तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। ओके, डन। तो चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ फैसिलिटी मैं आपको बता देता हूँ, बाकी तो आपको सेल्फ करनी है। कुछ फैसिलिटी जो काम की मुझे लग रही है मैं बता देता हूँ, ठीक है।
सबसे पहले ही आ रही है सबसे बड़ी फैसिलिटी, रेंट फ्री अकोमोडेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी फैसिलिटी होती है, रेंट फ्री अकोमोडेशन। क्या कहता है रेंट फ्री अकोमोडेशन? सुनिएगा ध्यान से। कंपनी ने आपको बोला कि भैया हम आपको मकान दे देंगे, पर आपसे कोई भाड़ा चार्ज नहीं करेंगे, कोई चार्ज नहीं लेंगे, फ्री में आपको रहने को मकान दे देंगे। बताइए जी, फायदा होगा या नहीं होगा? फायदा होगा या नहीं होगा? होगा ना। कंपनी कहती है कि हम आपको रहने को मकान दे देंगे, बदले में आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे। होगा। सवाल है सर कितना फायदा होगा, कितना फायदा होगा? अब सर ऐसे कैसे बताएं? घर कितना बड़ा है, क्या इससे फर्क पड़ेगा? घर की साइज क्या है, इससे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा सर। कौन से शहर में घर है, इससे भी फर्क पड़ेगा सर, वो भी पड़ेगा। ठीक है, पड़ेगा ना। हाँ, तो कौन से शहर में है, कितना बड़ा है, इस बात से फर्क पड़ेगा। मकान हमारे बॉस का खुद का है या उन्होंने भी किसी से किराए पे लेके दिया है, इससे भी फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, इससे भी फर्क पड़ेगा। तो इसमें क्या बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में सुनिए क्या है। अगर मकान मालिक का खुद का, ओनर का खुद का घर है और वो अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए देते हैं, तो फिर हमें सारे शहरों को 3 कैटेगरी में बांटना होगा। पहले वो शहर जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख तक है, दूसरे वो शहर जिनकी पॉपुलेशन 10 से 25 लाख तक है, और तीसरे वो शहर जिनकी पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है। अब अगर आप छोटे से गांव में हैं जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख तक है, तो आपको फ़ायदा भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे घर पहले से सस्ते ही होंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या बोला गया कि 7.5% ऑफ सैलरी के बराबर, 7.5% ऑफ सैलरी के बराबर हम आपका फ़ायदा मानेंगे। अब ये लॉजिक भी समझो इसका कि सर ये क्या सिस्टम हुआ, सैलरी का इतना परसेंट। देखिए, इसका लॉजिक है कैसे कि सर अगर हम आपको घर नहीं देते, ध्यान से सुनना, अगर कंपनी आपको घर नहीं देती तो आप खुद लेते किराए पे। ठीक है, अब अगर आप किराए पे लेते भी, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप अपनी सैलरी के 7.5% के बराबर खर्चा कर देते हैं। समझ पा रहे हैं? ये वैल्यू निकालने का फंडा क्या है समझिएगा, दोबारा बोल देता हूँ कि अगर आपको कंपनी मकान दे रही है, तो उसके पीछे लॉजिक क्या लगाया इनकम टैक्स ने कि भाई अगर कंपनी मकान नहीं देती तो तुम तुम्हारी सैलरी के हिसाब से लेते। अगर तुम्हारी सैलरी 20,000 रुपये महीना है तो तुम उसके हिसाब से मकान ढूंढते। अगर तुम्हारी सैलरी 50,000 रुपये महीना है तो उसके हिसाब से मकान ढूंढते। तो जैसी तुम्हारी इनकम वैसा तुम्हारा रहने का स्टेटस होता। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि छोटे शहर के अंदर सैलरी का 7.5% क्या होता है, घर के अरेंजमेंट में ही चला जाता है, और तुम्हें देना पड़ नहीं रहा क्योंकि तुम्हारा बॉस दे रहा है। समझ रहे हैं? तो इसलिए तुम्हें जो बेनिफिट हुआ वो कितना हुआ, 7.5% ऑफ सैलरी के बराबर हो गया। हम कहते हैं कि सर अगर हम मकान थोड़ा सा शहर में ले, तो जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से 25 लाख के बीच में, तो बोला 10% ऑफ सैलरी। तब कितना फायदा हो जाएगा आपको, 10% ऑफ सैलरी का बेनिफिट हो जाएगा। और यही मकान अगर आपको बड़े शहर में मिला है जिसकी पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है, तो इन दैट केस 15% ऑफ सैलरी के बराबर आपका बेनिफिट मान लिया जाएगा। बताइए जी, कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलिए जी, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, सैलरी में क्या क्या लोगे सर? आप बोल रहे हैं सैलरी ले लेंगे, तो सैलरी में बेसिक सैलरी, डीए कंडीशनल, जितने भी अलाउंसेस टैक्सेबल होने थे आपको वो सारे जोड़ देंगे, और कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स आपको मिल रहा है वो जोड़ देंगे। तो इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन हम कर देंगे। बोलिए, कोई डाउट? ठीक है, अगर मकान किराए का हुआ तो सर, तो जितना किराया एम्प्लॉयर पे कर रहा है, जितना किराया एम्प्लॉयर पे कर रहा है, या तो वो या 15% ऑफ सैलरी, दोनों में जो भी कम हो। ठीक है, या तो किराया जितना एम्प्लॉयर पे कर रहा है और 15% ऑफ सैलरी, दोनों में जो भी कम हो उतना आपको इनकम मान लेना है। ठीक है, तो ये था आपका RFA। एक छोटी सी बात मुझे बताइए यहाँ पे। ठीक है, एक छोटी सी बात मुझे बताइए कि मान लीजिए, मान लीजिए कि आपकी सैलरी ड्यूरिंग द ईयर बदल गई। ठीक है, आप HR इन RFA निकाल रहे थे। ठीक है,
आपकी सैलरी ड्यूरिंग द ईयर बदल गई, 1 अप्रैल को सैलरी कुछ और थी, ठीक है, 1 अक्टूबर को कुछ और हो गई, ठीक है, और आपके जो पर्टिकुलर्स है वो भी चेंज हो गए। यहाँ पे आपको रेंटेड हाउस मिला हुआ था, यहाँ पे कंपनी ने खुद का हाउस दे दिया, तो क्या करेंगे? क्या आपको पार्ट्स में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि यहाँ से यहाँ तक की कैलकुलेशन अलग और यहाँ से यहाँ तक की कैलकुलेशन अलग? बोलिए। अगर जितने भी पर्टिकुलर्स के हिसाब से हम इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं और वो पर्टिकुलर्स में कुछ चेंज हो जाता है ड्यूरिंग द ईयर, तो आप क्या करेंगे? पार्ट्स में कैलकुलेशन करेंगे। जितने टाइम सेम पार्ट्स रहें, जितने टाइम सेम पार्ट्स रहें उतने टाइम तक तो क्या करेंगे? सेम इनकम चार्ज करेंगे, और जितने टाइम फिर चेंज हो गया फिर अलग से कैलकुलेशन करेंगे। बोलो, क्लियर है पॉइंट? हाँ जी, टुकड़े करके कैलकुलेशन करनी। इन शॉर्ट हम ये बोलना चाहते हैं कि टुकड़े करके कैलकुलेशन, 3 महीने ये था तो 3 महीने की कैलकुलेशन ऐसे, फिर 3 महीने ये था तो 3 महीने की कैलकुलेशन ऐसे, इस तरीके से आपको चलना है, ठीक है। अगर आपको एम्प्लॉयर 2 घर प्रोवाइड कर देता है, जब आपका ट्रांसफर होता है ना, तो पहला घर तो था ही आपके पास, एक घर वहाँ दे दिया जहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, अब शिफ्टिंग के लिए आपको कुछ टाइम दिया गया, तो इनकम टैक्स का कहना है कि भैया 90 दिन में शिफ्टिंग कर लो। अगर 90 दिन में शिफ्टिंग करते हो तो 90 दिन तक तो एक घर पे टैक्स चार्ज होगा, और अगर 90 दिन के बाद भी आप दूसरा घर खाली नहीं करते हो तो फिर दोनों हाउस टैक्सेबल हो जाएंगे। बताइए जी, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट? ओके, चलिए फिर आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।